हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीए ने जो जुडिशियल अपडेट निकाला है, दैट इज समरी ऑफ सम रिसेंट रूलिंग्स ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, जो कि हमारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था नवंबर 23 के एग्जाम्स के लिए जो अपडेट आया था, और उसमें से 2 या 3 जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। सो इसी से पता लगता है कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप, और इस बार आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि सिर्फ 5 ही जजमेंट्स, और वो भी बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, सिर्फ 5 जजमेंट्स है। आप ये वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा फटाफट से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इन जजमेंट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट केस स्टडीज बनाकर के जजमेंट्स आपकी टेस्ट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं जजमेंट्स का डिस्कशन। तो ये स्क्रीन पर मैंने एक समरी ऑफ टीटी केस लॉज लगा दिया है। आप देख सकते हो, सबसे पहले आ रहा है आपका महले आनंद फिल्टर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक्चुअली क्या था कि एक बार इस एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने एक लैंड लीज पे ली थी। जनरली आप कोई भी चीज़ लीज पे लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लीज रेंट पे करते हैं, स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं, जो कि आपका रिफंडेबल होता है या फिर लास्ट रेंट से एडजस्टेड होता है। नॉर्मल आप भी लोग अगर रेंट पे लेते हो कोई भी चीज़, तो आपको पता है कि कुछ अमाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं। तो ऐसी एसएससी ने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया था, एक लैंड लीज पर ली थी, लेकिन हुआ क्या कि इनको कुछ रीजन से उसको ये यूज नहीं कर पाए और उनको वो वैकेट करना पड़ा। अब वो वैकेट करना पड़ा तो इनका अपने लैंडलॉर्ड के साथ डिस्प्यूट हो गया। लैंडलॉर्ड ने बोला कि मैं आपको, क्योंकि आप टाइम से पहले खाली करो तो मैं आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं करूंगा, और जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो लैंडलॉर्ड ने फॉरफिट कर लिया, वो रख लिया। अब इनका तो वो लॉस हो गया, एसएससी का लॉस हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उसको पीएनएल में डाल करके और आईटीआर में डिडक्शन क्लेम कर ली कि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसएससी ने बोला कि ये सिंस दिस एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो सेक्शन 37 के अंदर अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप नेचर देखिए इस पेमेंट का, क्या आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था, दैट वाज पेड टू एक्वायर अ राइट इन द कैपिटल एसेट, में राइट्स एक्वायर करने के लिए आपने पेमेंट की थी, इसलिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखना, इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में वो कोई भी केस स्टडीज बना करके, या में भी हो सकता है पीजीबीपी वाला जो हमारा मास्टर क्वेश्चन आता है उसमें भी वो ये वाला पॉइंट डाल देंगे, इस तरह से दिखा करके ऐसा लैंड था वो फॉरफिट हुआ, कैपिटल ने फॉरफिट कर लिया। तो उसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर ऐसा कोई किसी एसएससी ने लीज पे लिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो गया तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं देनी है, क्योंकि इस रूलिंग के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। करेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सीआईटी वर्सेस केबीडी शुगर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, आप जनरली अगर आपने डीमर्जर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं डीमर्जर की। तो उसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे उसमें से एक कंडीशन होती है कि जो आपका ट्रांसफर है डीमर्ज्ड एंटिटी का, वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। डीमर्जर बेसिकली क्या होता है, कंपनी से कई सारी अंडरटेकिंग्स या कई सारी डिवीजन होती हैं, उसमें से वो एक डिवीजन को क्या करते हैं, अपनी एंटिटी से डीमर्ज करके एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं, जिसको हम रिजल्टिंग एंटिटी बोलते हैं। तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के प्रोविजन है वो क्या बोलते हैं कि अगर डीमर्जर होता है तो जो अंडरटेकिंग डीमर्ज होकर के सेपरेट एंटिटी बनी है उससे रिलेटेड जो लॉसेस हैं वो उसको कैरी फॉरवर्ड करने दिए जाएंगे। तो डीमर्ज्ड एंटिटी जो हटी है उसके जो लॉसेस है वो रिजल्टिंग एंटिटी जो है, जो वो बन गई है, उसको अलाउड है लॉसेस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करना। इस केस में क्या हुआ था, इनका एक डिवीजन था जो ईयर 1999 से डिसफंक्शनल था, जो फंक्शन ही नहीं कर रहा था, वो इन्होंने ट्रांसफर किया और इस पर उन्होंने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे उसका सेट ऑफ लेना चाहा। तो इन्होंने क्या बोला कि सिंस ये आपका जो अंडरटेकिंग है ये फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो इसको हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं मानेंगे और मैं आपके जो लॉसेस है उनको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करने नहीं दूंगा। तो इस पर हाई कोर्ट ने बोला है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अफर्म किया। तो एक तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब ये नहीं होता कि जो आपने अंडरटेकिंग ट्रांसफर करी है वो उस टाइम रनिंग या प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि अगर देखो कोई भी डिवीजन अगर वो अच्छा सा परफॉर्म कर रही है, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसको कोई डिमर्ज करेगा ही नहीं। जनरली हम डिमर्ज कब करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, कि कोई एक एंटिटी, कोई एक डिवीजन खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसका इंपैक्ट पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस पे ना जाए, तो वो क्या करते हैं, खराब परफॉर्मिंग डिवीजन को डिमर्ज करके एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं। तो इस पे कोर्ट ने बोला कि जस्ट बिकॉज वो डिवीजन जो डिमर्ज किया है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं हुआ है। गोइंग कंसर्न बेसिस का सिंपल मतलब ये है कि उसका ट्रांसफर ठीक वैसे ही हुआ है जैसे किसी भी गोइंग कंसर्न एंटिटी का होता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पर आपको जो ट्रांसफर इसको गोइंग कंसर्न बेसिस ही माना जाएगा और आपको जो लॉसेस हैं उनका कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस पर इंस्टीट्यूट क्या इसी तरह से कुछ केस स्टडी टाइप बना देगा कि ऐसे ऐसे एंटिटी थी और उसके अंदर ऐसा कुछ डिवीजन ट्रांसफर हो लेकिन वो बहुत टाइम से फंक्शन नहीं कर रहा था ये और उस पर बताइए कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो आपको इस जजमेंट को कोट करके आपको आंसर देना है कि मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिकंदराबाद क्लब वर्सेस सीआईटी। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी होता है। प्रिंसिपल म्यूचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं खुद से इनकम नहीं कमा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपए एक जगह साइड में रखे, ठीक है ना, कि मैं अपने खर्चे के लिए अपनी पॉकेट मनी, अब उसमें से कुछ पैसा मैंने खर्च लिया, कुछ मेरा बच गया, तो जो मेरा बच गया पैसा क्या वो मेरी इनकम बन जाएगी? नहीं, मैं खुद से इनकम नहीं कमा सकता। तो इस तरह क्लब्स की टैक्सेबिलिटी में क्या होता है, जैसे हम 5-6 दोस्तों ने मिलकर के इकट्ठा करके सब कॉन्ट्री करेंगे और जो पैसा इकट्ठा होगा उसकी हम पार्टी करेंगे। अब पार्टी की तो हो सकता है वो पैसा ज्यादा भी लग जाए, पैसा कम भी लगे, तो जितना पैसा हमारा इकट्ठा हुआ था उसमें से अगर कुछ पैसा बच गया तो वो हमारी इनकम नहीं बनेगी। राइट, ये म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल होता है जिसके कारण हमारी खुद की इनकम, वो हमारी जो इनकम है वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होती है। अब इस केस में क्या हुआ, एक क्लब था, तो क्लब ने क्या किया, उसके पास कुछ सरप्लस फंड्स थे वो उसने एक बैंक में डिपॉजिट करा दिए और बैंक जो था वो क्लब का मेंबर था। कौन से क्लब की बात हो रही है, डांसिंग वाला क्लब नहीं है, ये वो वाला क्लब है जैसे हमारे सोसाइटीज में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हाउसिंग वाले अलग अलग जो क्लब्स बने हुए होते हैं। ठीक है ना, श्री रामा क्लब भी अगर आपने सुना, इस तरह के कुछ क्लब्स होते हैं।
तो उसमें आप क्या करते हो, आप कुछ जैसे एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो उसका, या क्लब की फी होती है, आप फी पे करके और वहाँ पे जो भी एमिनिटी सर्विसेज हैं वो अपने लिए, मतलब बहुत सारे लोग उस क्लब के मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करके और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, वो क्लब की बात हो रही है। तो उस क्लब ने क्या किया, उनके पास जो पैसा पड़ा था, उनका ही एक बैंक था, मेंबर, उनका एक मेंबर था एक बैंक, उस बैंक में उन्होंने वो सरप्लस जमा करा दिया एज एफडी, और उस एफडी पे जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, अब एफडी जमा कराई, एफडी पे बैंक से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, क्लब ने क्या बोला कि ये जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहां पर म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो फंड्स थे जैसे ही आपने बैंक में जमा कराए, इस टाइम ये पैसा सिर्फ अब आपके बीच नहीं रहा, मेंबर्स और क्लब के बीच नहीं, अब ये पैसा बैंकिंग ऑपरेशंस का पार्ट बन चुका है। अब बैंक इसको कमर्शियली अपना लेंडर्स को पैसा देने में यूज कर रहा है, वहां से वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अब आपका जो पैसा ये क्लब और मेंबर्स के बीच में नहीं रहा, ये अब थर्ड मतलब अदर बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होने वाला है। इसलिए इस केस में प्रिंसिपल म्यूचुअलिटी नहीं लगेगा, और जो इंटरेस्ट इनकम एफडी से क्लब को आ रही है वो क्लब के हेड्स में टैक्सेबल होगी। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सीआईटी इंटरनेशनल टैक्स वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड। जी ये बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, और ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू भी है, इस पे बहुत आपका डिबेट चलता है कि क्या होता है। देखो नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर क्या प्रोविजंस लगते हैं, या तो इनकम टैक्स एक्ट के या फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस डीटीडब्ल्यू, इन दोनों में से जो भी प्रोविजंस विच एवर आर मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, वो प्रोविजंस आपको नॉन रेजिडेंट पे लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो हमारा एक सेक्शन क्या बोलता है, अब जो सेक्शन 115 है उसमें क्या है कि रॉयल्टी का रेट आपका 20%, टैक्स का रेट 20%, और डीटीडब्ल्यू में जनरली रॉयल्टी का रेट है 10%, ठीक है। तो अब एक हमारा सेक्शन 206 है, वो क्या बोलता है कि अगर आपका जो डिडक्टी है अगर वो आपको पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, रेट हायर रेट पे करेंगे, दैट इज 20% पे, कि आप टीडीएस किस रेट पे करेंगे, जो एक्ट में रेट दिया हुआ है, या फिर 20% या रेट्स इन फोर्स। अब इस केस में क्या हुआ, जो एयर इंडिया लिमिटेड है इन्होंने क्या किया, कुछ इंजन लीज पे लिए थे, तो उसके लिए रॉयल्टी पे की एक फॉरेन एंटिटी को। अब फॉरेन एंटिटी को जब मैं रॉयल्टी पे कर रहा हूं तो मैं टीडीएस करूंगा, टीडीएस किस रेट पे करूंगा मैं, या एक्ट या डीटीडब्ल्यू विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अब डीटीडब्ल्यू में 10% का रेट था, इन्होंने 10% पे डिडक्ट कर लिया, इन्होंने क्या बोला कि नहीं देखो फॉरेन एंटिटी के पास पैन नहीं था, तो सेक्शन 206 आ जाएगा जो क्या बोलता है कि नहीं हायर रेट लगेगा, तो आपको 20% पे करना चाहिए था। तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, जो ट्रीटी के प्रोविजंस हैं वो आपके बेनिफिशियल प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे, 206 सेक्शन के जो प्रोविजंस है वो ट्रीटी को ओवरराइड नहीं कर सकते। सो ट्रीटी प्रोविजंस विल ओवरराइड द एक्ट, एंड अकॉर्डिंगली इवन इफ द फॉरेन एंटिटी डज नॉट हैव पैन, तो टीडीएस जो होगा वो बेनिफिशियल रेट्स पर होगा, ना कि 206 के रेट्स पर। करेक्ट। और इस ये वाले जो जजमेंट है इसके ऊपर हो सकता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि आपको किसी कैलकुलेशन वाले पॉइंट में बता दे, ऊपर वाले जो उनमें तो हो सकता है कि आपको थ्योरी की फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन इस वाले जजमेंट में वो क्या करेगा आपको कि आपको इस तरह से पूछेगा, कहीं पे किसी टीडीएस वाला जो क्वेश्चन आता है अलग से, उसमें वो कहीं पे पॉइंट ये डाल देगा कि उन्होंने पैन नहीं दिया तो आप बताओ किस रेट पे एप्लीकेबल होगा, या फिर आपसे टीडीएस की कंपटीशन पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है 10% के रेट पे करके नीचे लिखना है कि एज पर द रूलिंग ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करके आपको बताना है। नेक्स्ट लास्ट जजमेंट है सीआईटी वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या होता है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, सेक्शन 263 होता है, जिसमें क्या बोलता है कि एओ ने अगर कोई ऑर्डर पास किया, लेकिन कमिश्नर को लगता है कि वो जो ऑर्डर है वो रेवेन्यू के इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे हम भी हमारे एक केस में क्या हुआ था, एक क्लाइंट ने क्या किया था, उसकी असेसमेंट चल रही थी और उसने एओ को पैसे दे करके और वो असेसमेंट ऑर्डर जो वो फेवरेबल करवा लिया था, अपने फेवर में करा लिया था, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद वो कमिश्नर ने उसको 263 में ओपन किया था। तो इसी तरह अब जैसे सेक्शन 263 होता है, उसमें क्या होता है कि आपका कमिश्नर जो है अगर उसको लगता है कि एओ का कोई भी ऑर्डर है, अगर वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है, तो वो उसको रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकता है, उसको रिवाइज कर सकता है, और उसकी टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट क्या होती है, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच ऑर्डर वाज पास्ड। जो ऑर्डर आपको रिवाइज करना है, उस ऑर्डर जिस फाइनेंशियल में हुआ था, उस फाइनेंशियल के एंड से 2 साल के अंदर वो रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकता है। तो इस जजमेंट में ऐसा क्या आया, इस जजमेंट में बोला गया कि मैंने नीचे एग्जांपल से समझाया कि फॉर एग्जांपल एक आया ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जो 143(3) का होता है, ठीक है, वो आया, उसमें 2 एक्सपेंस डिसअलाउ कर दी, ए और बी। उसके बाद क्या हुआ, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स हुई, रीअसेसमेंट का ऑर्डर आया, उसमें क्या किया, उसमें 2 और एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिए, दैट इज सी एंड डी, दैट इज सी एंड डी। अब बाद में कमिश्नर को अगर पता लगता है कि कोई जो एक्सपेंस ए एंड बी है उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा डिसअलाउंस करना चाहिए था, एओ ने कम किया है, तो अब उसके लिए टाइमलाइन कौन सी होगी, उसके लिए जो हम 2 साल काउंट करेंगे वो रीअसेसमेंट वाले नोटिस से 2 साल काउंट करेंगे, या जो ओरिजिनल असेसमेंट था उससे 2 साल काउंट करेंगे। तो इसमें कोर्ट ने बोला है कि जो मैटर आपको रिवाइज करना है, वो मैटर जिस ऑर्डर में आया था उस ऑर्डर से ही 2 साल गिने जाएंगे। करेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि ओरिजिनल ऑर्डर आपका 31/3/2020 को आया, जिसमें ए और बी डिसअलाउ कर दिए। रीअसेसमेंट ऑर्डर आपका है 31 मार्च 2023 को, जिसमें सी और डी डिसअलाउ कर दिए। अब अगर ए और बी से रिलेटेड कुछ करना है, तो अब जो कमिश्नर है वो कब तक कर सकता है, 2020 के बाद 2 साल तक, 21 और 22, तो 31 मार्च 2022 तक कर सकता है। नाउ कमिश्नर ये नहीं कह सकता कि क्योंकि असेसमेंट इस साल का असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर 31/3/23 को आया है, तो मैं ए और बी को भी 31 मार्च 2025 तक ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स कमिश्नर ये नहीं कह सकता कि अगर रीअसेसमेंट हो गया तो पुराना वाला असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड हो गया और जो रीअसेसमेंट ऑर्डर है वही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। वो माना जाएगा लेकिन सिर्फ उन इश्यूज के लिए जो रीअसेसमेंट में डिस्कस हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। सिर्फ 5 जजमेंट्स हैं, आप चाहें तो ये पीडीएफ भी रेफर कर सकते हैं। सिर्फ 5 जजमेंट है, उनमें से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ये वीडियो आप प्लीज देखें, समझ के जाएं और इस पे इंस्टीट्यूट पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।